भारत की एक ऐसी रानी जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य को संभाला, औरंगजेब को बार बार धूल चटाई। महारानी ताराबाई भोसले मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू थी। उनका विवाह शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र और मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति राजा राम भोसले से हुआ था। ताराबाई एक प्रतिष्ठित और साहसी मराठा रानी थी, जिनमें एक सच्चे योद्धा की सभी विशेषताएं थीं। महारानी ताराबाई मोहिते वंश से थीं और मराठाओं के सेनापति हम्बीर राव मोहिते की बेटी थीं। बचपन से ही उनके पिता ने उन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी और कूटनीति में प्रशिक्षित किया। उन्होंने मराठाओं और मुगलों के बीच कुछ खूनी लड़ाई भी देखी थी और उन्होंने बहुत कम उम्र से ही युद्ध के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। 8 साल की उम्र में उनकी शादी राजा राम भोसले से हो गई। वह मराठा साम्राज्य की रानी बन गयी। जब राजा राम भोसले को मराठा साम्राज्य के छत्रपति का ताज पहनाया गया, उनके असामयिक निधन ने मराठा साम्राज्य में एक बड़ा खालीपन छोड़ दिया और मुगलों के लगातार हमले ने मराठा साम्राज्य को अनिश्चित स्थिति में कर दिया। स्थिति को संभालते हुए ताराबाई भोसले ने अपने नवजात बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया और वे मराठा साम्राज्य की शासक बन गयी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने सोचा कि मराठा सबसे कमजोर स्थिति में है और वह आसानी से मराठाओं को हरा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसलिए मराठाओं ने बहादुरी से सैनिकों का नेतृत्व किया और धनाजी जाधव, जो मराठा सेना के कमांडर इन चीफ थे, उनकी मदद से मराठा सिंहासन की रक्षा की। रानी ताराबाई के जीवन का दूसरा चरण तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की संरक्षिका की उपाधि धारण की। अपने जीवन के प्रारंभिक चरण के दौरान उनके पिता के मार्गदर्शन और शिक्षण ने उन्हें नागरिक, राजनीतिक और सैन्य मामलों में अच्छी तरह से पारंगत बना दिया और इससे उन्हें मराठा साम्राज्य की कमान संभालने में मदद मिली। महारानी ताराबाई ने मुगलों से लड़ने का फैसला किया और उन्होंने डेक्कन क्षेत्र से परे मुगल क्षेत्रों पर छापा मारना और हमला करना शुरू कर दिया। युद्ध के लिए लोगों और संसाधनों को जुटाने के लिए वह अक्सर अपने नियंत्रण वाले विभिन्न किलों का दौरा करती थीं। ताराबाई भोसले ने डेक्कन और मध्य भारत के अन्य हिंदू शासकों के साथ महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक गठबंधन बनाए। इससे उन्हें संसाधन बढ़ाने में मदद मिली। राजा राम भोसले की मृत्यु के तुरंत बाद औरंगजेब ने काफी ताकत से हमला किया और उसे उम्मीद थी कि ताराबाई डर जाएंगी और नम्रता से उसके आगे आत्मसमर्पण कर देगी। अपने पति की मृत्यु के बाद ताराबाई ने तुरंत सेना की कमान संभाली और औरंगजेब को आश्चर्यचकित कर दिया तथा हमले का साहस पूर्वक मुकाबला किया। 1700 में उन्होंने लगभग 50,000 सैनिकों को चंदेरी की ओर भेजा, जो वर्तमान मध्य प्रदेश है। 1702 तक उनकी सेनाएं खंडेश, बरार और तेलंगाना तक पहुंच चुकी थी। महारानी ताराबाई ने मुगल कमांडरों के साथ कई घमासान युद्ध लड़े। 1705 तक मराठाओं ने नर्मदा नदी को पार कर लिया था और मालवा क्षेत्र में कुछ समय के लिए आक्रमण किया था। उस समय के मुगल दरबार के इतिहासकार खफी खान ने ताराबाई की खूब प्रशंसा की। उन्होंने अपने अभिलेखों में कहा कि महारानी ताराबाई ने अपने अधिकारियों का दिल जीत लिया और औरंगजेब के शासनकाल के अंत तक उनके सभी संघर्षों, योजनाओं और कब्जे से मराठाओं की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। उनका निर्णय हमेशा निष्पक्ष होता था और इसलिए नीति और प्रशासन के मामलों में भी उनकी राय का सम्मान किया जाता था। मराठा दरबार के सरदार उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनके आदेशों का लगन से पालन करते थे। ताराबाई के जीवन का एक दिलचस्प पहल भी है। उन्होंने न केवल मुगलों और अन्य मुस्लिम शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि मराठा साम्राज्य के अंदर ही उन्हें गृह युद्ध का भी सामना करना पड़ा। उनका पेशवा बालाजी बाजीराव या नाना साहिब प्रथम, जो मराठाओं के पेशवा थे, उनके साथ संघर्ष हुआ। बालाजी बाजीराव अपने पिता बाजीराव प्रथम की तरह एक अनुकरणीय शासक थे। पेशवा ने सत्ता की सीट सतारा से पुणे स्थानांतरित कर दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि ताराबाई सतारा में मजबूत थीं। परिणाम स्वरूप विशाल मराठा साम्राज्य के नियंत्रण को लेकर ताराबाई और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच तनाव बढ़ गया। 1740 के दशक के दौरान बालाजी बाजीराव को मराठा साम्राज्य पर निरंकुश नियंत्रण रखने से रोकने के लिए उन्होंने एक चतुर राजनीतिक कदम उठाया। वह एक नव युवक को सामने लाई और उसे अपने पोते के रूप में प्रस्तुत किया, जो उस समय तक गुप्त पहचान में रहता था और उसका पालन पोषण एक सैनिक की पत्नी ने किया था। उन्होंने कहा, इस लड़के का नाम राजा राम द्वितीय है और वह शिवाजी का प्रत्यक्ष वंशज था और इसलिए सिंहासन का असली उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी था। साहू की मृत्यु के बाद राजा राम द्वितीय ने 1739 में छत्रपति की उपाधि धारण की। 1750 में जब पेशवा मुगल सीमा पर थे, तब उन्होंने राजा राम द्वितीय से बालाजी बाजीराव को पेशवा की भूमिका से हटाने के लिए कहा, लेकिन राजा राम द्वितीय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इससे वह क्रोधित हो गयी और उन्होंने राजा राम द्वितीय को सतारा में कैद कर लिया और ये दावा करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि वह उनका पोता नहीं है। महारानी ताराबाई ने पेशवा बालाजी बाजीराव के खिलाफ लड़ने के लिए अन्य मराठा राजाओं के साथ गठबंधन किया। हालांकि शुरुआती असफलताओं के बावजूद पेशवा ताराबाई और उसके सहयोगियों की सेना को हार देने में कामयाब रहे। फिर उन्होंने ताराबाई से राजा राम द्वितीय को रिहा करने के लिए कहा, जिसे बंदी बना लिया गया था और उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। हालांकि ताराबाई ने इनकार कर दिया और पेशवा भी सतारा छोड़कर पुणे चले गए। बाद में बुढ़ापे के साथ ताराबाई को पेशवा जैसे युवा और गतिशील नेता के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की निरर्थकता दिखाई दी। वे शांति समझौते के लिए पुणे में पेशवा से मिलने के लिए सहमत हो गयी। शुरुआती अनिच्छा के बाद पेशवा शांति समझौते पर सहमत हो गए और दोनों ने एक मंदिर में शपथ ली कि वह एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे और लड़ेंगे नहीं। उसी दिन ताराबाई ने भी पेशवा की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। राजा राम द्वितीय को भी कैद से रिहा कर दिया गया और उन्हें छत्रपति की उपाधि वापस दे दी गई, लेकिन असली सत्ता पेशवा बालाजी बाजीराव के हाथों में ही रही। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, लेकिन उसकी मृत्यु का मतलब मुगल मराठा युद्ध का अंत नहीं था। इसके बजाय इन दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच युद्ध अलग चरण में चला जाएगा। मुगलों को पता था कि पुणे युद्ध में मराठाओं को हराना व्यवहारिक रूप से असंभव था, इसलिए उन्होंने सस्ती राजनीतिक चालों का सहारा लिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने साहू प्रथम को अपनी कैद से रिहा करने का फैसला लिया। वे शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के पोते थे। उनकी रिहाई के पीछे का कारण ये था कि मुगलों को पता था इससे मराठाओं के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ जाएगी, क्योंकि साहू प्रथम के पास महारानी ताराबाई की तुलना में मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर अधिक अधिकार था। मुगलों ने सोचा कि आंतरिक लड़ाई मराठाओं को संगठनात्मक और राजनीतिक रूप से कमजोर कर देगी, इसके अलावा इसका मतलब संसाधनों का विचलन भी होगा और वे फायदा उठाएंगे और मराठाओं को मौत के घाट उतार देंगे। दरअसल मुगलों ने साहू प्रथम को इस शर्त पर रिहा किया था कि वे सिंहासन पर नियंत्रण के लिए ताराबाई को चुनौती देंगे। उनकी योजना काम कर गई और साहू प्रथम ने ताराबाई को चुनौती दी और खुद को सिंहासन का असली मालिक होने का दावा किया। हालांकि महारानी ताराबाई ने साहू प्रथम के दावों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तर्क दिया कि साहू मुगलों का कैदी था और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। सिंहासन के वैध मालिक के विवाद के कारण ताराबाई और साहू के बीच पूर्ण युद्ध हुआ। युद्ध में कई सरदारों ने साहू का पक्ष लिया, क्योंकि उनका मानना था कि ताराबाई की तुलना में सिंहासन पर उनका अधिक वैध दावा था। इसके अलावा पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा दिखाई गई कूटनीतिक और राजनीतिक चतुराई ने उनके लिए मामले और भी बदतर बना दिए। युद्ध उसके लिए अनुकूल ढंग से शुरू नहीं हुआ और न ही ये उसके अनुकूल हुआ। अंततः महीनों की कलह और सैनिकों के संघर्षों के बाद साहू प्रथम विजयी हुआ। सतारा में उन्हें मराठा साम्राज्य के छत्रपति का ताज पहनाया गया। ताराबाई को अपमानित किया गया और पूरी तरह से किनारे कर दिया गया। हालांकि वे यहीं नहीं रुकी और उन्होंने कोल्हापुर में समानांतर अदालत की स्थापना की, लेकिन इससे भी उनके लिए कोई सकारात्मक बात नहीं हुई और समानांतर अदालत को भी साहू ने बंद कर दिया। ताराबाई के बहुत दूर जाने पर क्रोधित होकर उन्होंने उसे अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के साथ कारावास में डालने का आदेश दिया। यहाँ मराठा राजनीतिक मामलों में तीव्र वृद्धि समाप्त हो गई। साहू द्वारा मराठाओं पर पूर्ण नियंत्रण लेने के साथ ही प्रशासन और सेना पर उसका प्रभाव भी समाप्त हो गया। ताराबाई हम्बीरराव मोहिते की बेटी थी, जिन्होंने मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के अधीन कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया था। उनकी चाची सोयराबाई शिवाजी की रानी और उनके छोटे बेटे राजा राम प्रथम की माँ थी। 1682 में 8 साल की उम्र में ताराबाई ने राजा राम से शादी की और उनकी दूसरी पत्नी बनी। अपने सौतेले भाई संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम ने 1689 से 1700 तक मराठा साम्राज्य पर शासन किया। उनकी पहली पत्नी जानकी बाई उनकी रानी
कहानी थी। मार्च 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई ने स्वयं शासक की भूमिका निभाते हुए अपने नवजात पुत्र शिवाजी द्वितीय, जिसे बाद में कोल्हापुर के शिवाजी प्रथम के नाम से जाना गया, उनको राजा राम का उत्तराधिकारी घोषित किया। रानी ताराबाई और उनके बेटे शिवाजी द्वितीय को साहू ने 1730 तक कैद में रखा था। उन्हें तभी रिहा किया गया जब संभाजी द्वितीय साहू के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गए और उन्हें जेल से रिहा करने के लिए मजबूर किया। 1740 के दशक में जैसे जैसे साहू बूढ़े हो रहे थे, उन्हें मराठा साम्राज्य पर अपना प्रभाव फिर से हासिल करने का एक और अवसर महसूस हुआ। उसने राजा राम द्वितीय नाम के एक युवा लड़के को पेश करके पेशवा बालाजी बाजीराव के खिलाफ साजिश रची, जो उस समय तक शिवाजी के वंशज और मराठा साम्राज्य के असली दावेदार के रूप में एक छिपी हुई पहचान में रहा करता था। हालांकि इससे उसके लिए कोई अनुकूल परिणाम नहीं निकला, क्योंकि राजा राम द्वितीय और पेशवा के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसके बजाय उसे फिर से दरकिनार कर दिया गया। उसने शुरू में विरोध किया, लेकिन बाद में पेशवा को एक बेहतर अधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया और पेशवा के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए उसके साथ शांति समझौता कर लिया। 1761 में 86 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान हुई, जब मराठा अहमद शाह अब्दाली से बुरी तरह हार गए थे। महारानी ताराबाई को मराठा साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण महिला नेता के रूप में याद किया जाता है। उनके राजनीतिक और सैन्य कौशल ने मराठाओं को औरंगजेब के हाथों अपने साम्राज्य का पतन टालने में मदद की। कई ऐतिहासिक विशेषज्ञों के अनुसार यदि ताराबाई का साहस और नेतृत्व कौशल नहीं होता तो मराठा साम्राज्य को औरंगजेब के हाथों 1700 में पानीपत की आपदा का सामना करना पड़ता। हम चाहते तो रानी का पूरा इतिहास नहीं बताते, लेकिन हम इतिहास के हर एक पन्ने को खोलने में विश्वास रखते हैं। जो सच है वो आपके सामने है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।